राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर को निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, हमारा अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 आव्यूह। ठीक है, जिसमें पहले मैं आपको पूरा परिचय इसका बताऊंगा। प्रश्नावली 3.1 में जो परिचय काम आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट है ना, और फिर उसके बाद में हम सवाल करेंगे। फिर अगली एक्सरसाइज में अगले कॉन्सेप्ट देखेंगे, परिचय देखेंगे, फिर सवाल करेंगे, है ना। तो एक एक चीजों को बिल्कुल बेसिक से ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपका अपना ही चैनल है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा हम आप लोगों के लिए और मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। तो पहले बेसिक चीज़ें देखेंगे। तो देखिए बेटा, आव्यूह क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। हम देखते हैं आव्यूह। ठीक है, आव्यूह, तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो आव्यूह जो है संख्याओं, आव्यूह संख्याओं या फलनों का, है ना, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, एक आयताकार क्रम विन्यास है। ये परिभाषा हो गई आव्यूह की। ठीक है, तो आव्यूह की परिभाषा क्या हो गई बेटा, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, इसे हम आव्यूह कहते हैं। अब ध्यान से समझना, जैसे हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6, है ना, इसको हम आव्यूह बोलेंगे। अब इसमें जो ये पंक्ति बोलेंगे, जो आड़ी पड़ी हुई है ना, इनको कहते हैं बेटा पंक्ति। क्या बोलते हैं इनको, पंक्ति। इनको पंक्ति कहेंगे और पंक्ति को इंग्लिश में हम कहते हैं रो। मतलब जो आड़ी है ना, जो लेटी हुई है, उनको क्या कहेंगे हम, पंक्ति कहेंगे। और जो खड़े हैं, अब जो खड़े हैं, ये जो खड़े हैं इनको कहते हैं बेटा स्तंभ। इसको कहते हैं स्तंभ, इसको कहेंगे हम स्तंभ, और स्तंभ का मतलब क्या हो जाएगा, कॉलम। आगे बात समझ में, है ना। जो पड़े हैं वो पंक्ति है ना, और जो खड़े हैं वो स्तंभ है, मतलब कॉलम। तो ये हो गई बेटा हमारे पास पंक्तियां, है ना, और ये हो गए हमारे पास कॉलम। क्या बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक। अब हमने कहा कि पंक्ति को हम दर्शा देते हैं एम से, और कॉलम को हम दर्शा देते हैं, स्तंभ को हम दर्शा देते हैं एन से। क्लियर बात हो गई, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। अब हम बात करते हैं अगली, आव्यूह की कोटि। किसकी कोटि बेटा, आव्यूह की कोटि। तो हमने लिखा आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि किस फॉर्म में होगी, तो ये होगी बेटा m इंटू एन की फॉर्म में। तो m का मतलब क्या हो गया, पंक्ति, और n का मतलब क्या हो गया, कॉलम, स्तंभ। आगे बात समझ में। तो आव्यूह की कोटि अगर पूछ ले, अपने से क्वेश्चन बनेंगे आगे, एक एक बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। आव्यूह की कोटि का मतलब क्या हो बेटा, m इंटू एन, मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें बेटा आव्यूह की कोटि क्या है, तो आप क्या बताओगे, तो पहले आती है बेटा पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है, 2, है ना। और स्तंभ, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ अपने पास में एक, तो ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो 2 गुणा 3 क्या हो गया बेटा, आव्यूह की कोटि। आगे बात समझ में, उम्मीद है बात पल्ले पड़ी होगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जो आव्यूह है बेटा, है ना, तो आव्यूह की कोटि क्या होगी, m इंटू एम एन की फॉर्म में होगी, मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगली, अवयवों की संख्या। किसकी बात करते हैं, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या क्या होगी, रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम का मतलब क्या होगा बेटा, स्तंभ इंटू पंक्ति, है ना। तो स्तंभ, इसकी बात कर लेते हैं।
तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, 2 गुणा 3 यानी कि 2 तिया 6, उसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो वो होगी अवयवों की संख्या। और जो है इसकी कोटि क्या होगी बेटा, अवयव की कोटि पंक्ति और स्तंभ के रूप में होगी, ठीक है, पंक्ति गुणा स्तंभ। आगे बात समझ में, तो कितने अवयव है टोटल, 6 अवयव है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 अवयव है। आगे बात समझ में, तो पल्ले पड़ गया, अवयवों की संख्या सीख गए, अवयव की परिभाषा सीख गए और अवयव की कोटि सीख गए। अब कौन से नंबर का अवयव है, इस बात को हम कैसे पता लगाएंगे तो ध्यान से सुनना। तो हमने कहा अवयव बराबर क्या होता है, ए आई जे, क्या होगा, ए आई जे। अब आई का मतलब क्या हुआ बेटा, आई का मतलब हुआ नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज का मतलब क्या हुआ बेटा, पंक्तियों की संख्या। किसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या, इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और जे का मतलब क्या है ना, स्तंभों की संख्या। जे का मतलब क्या बेटा, स्तंभों की संख्या, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, इसे बोलते हैं हम पंक्ति। क्या बोलते हैं इसे, पंक्ति, है ना, स्तंभ। इसे बोलेंगे हम अवयव में कौन सा अवयव हमसे पूछा है। तो आई का मतलब क्या है, पंक्तियों की संख्या, और जे का मतलब क्या है, स्तंभों की संख्या। अब इनका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझना जैसे मैं 1 मिनट इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमने मान लो कोई सा भी एक अवयव लिया और हमसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ, समझना। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 और ये चलो इतना ही काफी, ठीक है बेटा। अब इसमें इसका मतलब क्या है, A11 क्या है, A12 क्या है, A21 क्या है और A22 क्या है, ये बात हम कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें पता है अवयव बराबर ए आई जे। तो आई का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज, और जे का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। आई का मतलब पंक्तियों की संख्या और जे का मतलब कॉलमों की, स्तंभों की संख्या। अब पूछ ले इसमें कि a बराबर A11, तो आई की वैल्यू भी क्या है 1 और जे की वैल्यू भी क्या है 1, मतलब पहली रो पहला कॉलम। तो बेटा ये हो गई पहली रो, ये पहला कॉलम, मतलब एक की बात कर रहा है, क्लियर। अगर मैं पूछूं A21, तो दूसरी रो पहला कॉलम बेटा, तो ये दूसरी रो और ये पहला कॉलम हो गया। आगे बात समझ में, 3 हो गया इसका आंसर, क्लियर हो गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इतना सभी को समझ में आया क्या, किसी को कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं अवयव के प्रकार की। जो अवयव हैं उनके प्रकार की हम बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे की ओर है ना, समझ में आ रहा हो ना, लाइक कीजिए फटाफट और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे आपको पूरा एनसीईआरटी 12th का मैथ्स, पूरा फुल सॉल्यूशन हिंदी, कहीं कहीं पे अंग्रेजी का भी यूज हम करते हुए चलेंगे, ताकि कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा हो ना उसको शेयर करो, उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। अब हम बात करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं बेटा, अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, तो अवयव के प्रकार देखेंगे बेटा, तो मतलब क्या हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स से हम जान लेते हैं अवयव के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयव के प्रकार। तो सबसे पहला अवयव आता है हमारा स्तंभ अवयव। क्या आता है बेटा, स्तंभ अवयव। अब स्तंभ अवयव का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, है ना, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका मतलब क्या है, जिसमें केवल, जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है। कितना, केवल एक स्तंभ होता है। अब 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, पूरा डेफिनेशन लिख लीजिएगा, केवल एक स्तंभ होता है बेटा, केवल एक, कितना, केवल एक स्तंभ होता है, उसे हम बोलते हैं, है ना, स्तंभ अवयव। जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है, स्तंभ अवयव हम उसे कहेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा 1 2 3, ये केवल और केवल आपके पास में एक स्तंभ है। कितना स्तंभ है,
एक स्तंभ है, रो इंटू कॉलम, रो की बात करूं तो 3 और कॉलम की बात करूं 1, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी 3 गुणा 1 हो जाएगी। अवयव की बात करें 3 एकम 3, 3 इसके अवयव हो गए, 3 एलिमेंट। तो जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव कहलाता है, ये इसकी परिभाषा हो गई। उम्मीद है सबको बात समझ में आई होगी। चलिए अगले की बात करते हैं। दूसरा आता है हमारा पंक्ति अवयव। क्या आता है बेटा? पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। अब हम इसमें पंक्ति अवयव की बात करते हैं। मतलब क्या होगा बेटा? रो मैट्रिक्स, इसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, जिसमें क्या होती है? केवल एक पंक्ति होती है, एक पंक्ति होती है, वो क्या कहलाता है बेटा? है ना, पंक्ति अवयव कहलाता है, या रो मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे। इसमें केवल और केवल एक पंक्ति होती है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए, ये खड़ा है, इसको लेटा दो, आड़ा कर दो, तो 1 2 3। तो अब क्या बोलोगे कि सर अब जो है आपके पास पंक्ति एक हो गई और कॉलम होगा 3, है ना, रो इंटू कॉलम, तो कोटि क्या हो गई इसकी? 1 गुणा 3 हो गई ना। बात समझ में आ गई? किसी को समस्या है क्या? कोई भी डाउट लगे ना आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां तक कोनो परेशानी है का? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। दोनों परिभाषा समझ में आ गई? एग्जाम में पूछता है परिभाषा, लिख दोगे ना। एक स्तंभ होगा तो स्तंभ अवयव कहलाता है, एक पंक्ति होगी तो पंक्ति अवयव कहलाता है। आगे बस अब अगले वाले की हम बात करते हैं। अगला आता है बेटा अपना विकर्ण अवयव। क्या आता है अपना अगला? नंबर 3। इसमें बात करते हैं विकर्ण अवयव की। विकर्ण अवयव मतलब डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब क्या? डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करेंगे। तो हमने लिखा डायगोनल, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स। तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। विकर्ण अवयव, इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण वाले अवयव होते हैं ना, जो विकर्ण वाले अवयव को छोड़ के सभी अवयव क्या होते हैं? 0 होते हैं। इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमने लिखा कि जिसमें केवल विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव 0 होते हैं, सभी अवयव 0 होते हैं या शून्य होते हैं, क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव कहलाता है, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक उदाहरण के लिए बना रहा हूं, है ना, ध्यान समझना। जैसे हमने कहा 1 2 और ये हो गया 3, ये क्या हो गया? 0 हो गया, ये भी 0 और ये 0 और ये 0। तो जो विकर्ण है ना आपके सामने, वो क्या नहीं होना चाहिए? वो उसका एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव 0 नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा? वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना। चलिए अगले की हम बात करते हैं। अगला आता है आपका अदिश अवयव। नंबर 4 की मैं बात करता हूं, अदिश अवयव। अदिश अवयव। अब बेटा इस अदिश अवयव का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ये होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो विकर्ण होते हैं उसके सभी अवयव समान होते हैं। विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? समान। तो यहां लिख देता हूं मैं, विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। विकर्ण के सभी अवयव, है ना, विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं, समान होते हैं। अब जो विकर्ण है उसके सभी अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। अब इसमें सभी अवयव का मतलब, जैसे इसका ये अपन ने एक ये क्या बना दिया, एक मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। जैसे ये आपका √3 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये √3 हुआ, ये 0 हो गया फिर से, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका 0 √3 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे √3 आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। क्या इतनी बात सबको पल्ले पड़ गई? यहां तक कोई परेशानी है क्या? नहीं है ना। समझ में आ गया? अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली बात हम जानते हैं बेटा, है ना।
ले लो बढ़िया से स्क्रीनशॉट। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी को भी, किसी भी विद्यार्थी को। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला। अगला हम देखते हैं वर्गावयव। कौन सा अवयव देखेंगे बेटा आप? वर्गावयव। तो वर्गावयव का मतलब क्या है उसको भी ध्यान से समझ लो। चलिए हटा दो इसको, बोलो यस और नो। यस, चलिए हटा देते हैं, अगले की बात करेंगे। वर्गावयव नाम से ही प्रतीत हो रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना। अगला है हमारा वर्ग अवयव। चलिए ध्यान से समझना, नंबर 5 की हम बात करते हैं। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव का मतलब क्या होगा? इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होते हैं, रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। मतलब कहने का पंक्ति है ना और स्तंभ दोनों क्या होते हैं? बराबर। जितनी पंक्ति होगी उतने ही स्तंभ होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ग अवयव कहते हैं। ठीक है, इतना सब जानते हैं अच्छे से। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पे 1 2 3 4। अब ध्यान सुनो बेटा, इसमें 2 आपके पास क्या है? रो है, और 2 ही कॉलम है। ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका सेकेंड कॉलम हो गया। तो इसमें 2 रो और 2 कॉलम, मतलब कहने का जिसमें जो है बेटा पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो, वर्ग अवयव कहलाता है। इसकी कोटि की बात करें तो क्या होगा? 2 × 2 इसकी कोटि हो जाएगी। एलिमेंट्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? अवयव हो जाएंगे टोटल 4। यहां तक कोई परेशानी है क्या? चलिए अगले की बात करते हैं, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ये हमें पूरे चैप्टर में बहुत यूज करने के लिए मिलेगी। तत्समक अवयव, तो हम बात करते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कहने का बेटा है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? तत्समक अवयव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। अब इसका मतलब क्या है? इसमें जो विकर्ण होता है बेटा, क्या होता है? विकर्ण। विकर्ण हमेशा एक होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो विकर्ण होगा वो हमेशा कितना होगा बेटा? एक होगा। जैसे लाइक दैट बात करते हैं 1 0 0 1। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ना, इसका जो विकर्ण होगा ये वाला, ये हमेशा एक होगा, है ना। अगले की अगर मैं बात करूं, मैं लिखता हूं 1 0 0 0 1 0 और क्या लिखेंगे? 0 0 1। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें विकर्ण क्या होता है? एक होता है। क्या होता है बेटा? विकर्ण हमेशा एक होगा। क्लियर हो गया? अगले की बात करते हैं शून्य अवयव। नाम से ही प्रतीत हो रहा है शून्य अवयव का मतलब क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर 7 है ना, शून्य अवयव। चलिए ध्यान दीजिएगा, शून्य अवयव। शून्य अवयव का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव का मतलब हो गया बेटा जीरो मैट्रिक्स। अब मतलब कहने का इसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। जो सभी एलिमेंट्स हैं, सभी अवयव हैं, वो क्या होंगे बच्चे, है ना, जो सभी अवयव है टोटल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। बात करते हैं 0 0 0 0, सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे तो वो क्या कहलाएगा? आपका शून्य अवयव कहलाएगा बेटा, है ना। ये 7 बातें मैंने आपको जो बताई, क्या आप सभी को पल्ले पड़ गई? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कल जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना, तब आपको सभी सवाल अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो आपका दायित्व बनता है ना, कि आप क्लास को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने आस पड़ोस में, जब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं जो बच्चे, है ना, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन सभी को क्लास शेयर कर दीजिएगा, है ना। क्योंकि मैं आपको, है ना, आपका अपना ही चैनल है स्पाइरल दीपक, इसके माध्यम से
12th एनसीईआरटी का जो हिंदी मीडियम का मैथ्स है, उसमें दोनों लैंग्वेज के साथ आपको पूरा मैथ्स कवर कराने वाला हूँ 2024-25 का। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, है ना, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। अब मिलते हैं अगली क्लास में सवालों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और गर्मी के दिनों में बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।